अलिफ पार्ट 23। खाना लगाऊं? शकूर ने मोमिन को देखते ही कहा था। नहीं, वो रुके बगैर अंदर आया था। कुछ और चाहिए? शकूर इसके पीछे लाउंज में आया था। कुछ नहीं चाहिए, उसने उसी रूखे अंदाज में कहा। वो इस वक्त सिर्फ ये चाहता था कि वो वहाँ से गायब हो जाए और शकूर को गायब होने का मौका मिल गया था। कल्ब मोमिन उसके जाने के इंतज़ार में था। उसके जाते ही वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। स्टोर रूम की लाइट ऑन करते हुए भी वो जानता था वहाँ उसे किस चीज़ की तलाश थी। स्टोर रूम में दीवारों के साथ हर साल दादा के इसे तोहफे में दी जाने वाली खताती इसी तरह पैक्ड एक के साथ एक टिक्की पड़ी थी। वो चंद लम्हे वहाँ पड़े सामान को देखता रहा। फिर इसने वहाँ पड़ी मेज़ की सबसे ऊपर वाली दराज खोली थी और इसमें से वो फाइल निकाली थी जो सबसे ऊपर पड़ी हुई थी। वापस लाउंज के सोफे पर बैठकर इसने इस फाइल को सामने मेज़ पर रख लिया था। फाइल कवर खोलने से भी पहले इसे पता था वो क्या देखने जा रहा था। वो रंगीन उर्दू अखबार का तराशा जिसमें हुस्न जहाँ की मौत पर एक फ़ीचर था और इस फीचर की हेडलाइन थी कत्ल या खुदकुशी। हुस्न जहाँ की मौत का मामला आज भी हल नहीं हो सका था या फिर हुस्न जहाँ आज भी जिंदा है, और जिंदा है तो कहाँ है। मोमिन एक बार फिर इस अखबारी तराशे को लेकर बैठा हुआ था। इस फाइल में वो कई सालों से हुस्न जहाँ के बारे में मिलने वाली हर खबर इकट्ठी कर रहा था और किसी के लिए कर रहा था वो ये नहीं जानता था। पर हर दफ़ा दर्द से बेहाल होने पर भी किसी रात को वो इन सब अखबारी तराशों को सब अपने सामने बिछाकर बैठ जाता था, यूं जैसे इन खबरों के भूल भुलैयों में वो कोई रास्ता कोई पता ढूंढ रहा था। ना रास्ता नज़र आता था और ना ही कोई पता वहाँ उसे मिलता था। नहीं, पढ़ निकालने की कोई वजह भी तो नहीं होती ना। ऐसे कैसे निकाल सकते हैं वो काम से? मुतमईन नहीं तो 10 बार लिख कर देने को तैयार हूँ मैं। अख्तर साहब के तोते कबूतर सब उड़ चुके थे और वो दाऊद के सामने बैठे बेहद बेचारगी से वजाहतें करते और मांगते जा रहे थे। दाऊद ने कुछ देर पहले फ़िल्म के स्क्रिप्ट से अलहदगी का बताया था और अब टीना और दाऊद दोनों को इन पर तरस आ रहा था क्योंकि इनकी समझ में नहीं आ रहा था वो अख्तर साहब को कल्ब मोमिन के इस फैसले की क्या तर्जीह पेश करते। अख्तर भाई, मोमिन भाई से मुलाकात करवाता हूँ मैं आपकी, और वो तुर्की वापस आते हैं तो। यानी मोमिन तुर्की चला गया था। अभी तो हम दोनों भी कल तुर्की जा रहे हैं। दाऊद की बात पर अख्तर के गम में जैसे और इजाफा हुआ। तुर्की तो इसने भी जाना था, साथ रेकी करने के लिए। आप कसम खाकर कहें किसी और राइटर को नहीं लेकर जा रहे हैं साथ, अख्तर ने रूखे अंदाज में कहा और दाऊद ने लम्हा बराबर भी इंतज़ार किए बगैर कसम खाई। अख्तर साहब को जैसे कुछ करार आया था। वह बमुश्किल ऑफिस से गए थे और इनकी रुखसत होते ही टीना ने दाऊद से कहा, क्यों हटाया इनको फ़िल्म से? आखिर हुआ क्या है? इख्लाफात तो पहले भी होते रहते हैं स्क्रिप्ट वगैरह पर, फिर इस बार मोमिन को क्या हुआ? वो एक के बाद एक सवाल कर रही थी। मुझे सिर्फ एक चीज़ परेशान कर रही है, इस बार फ़िल्म कौन लिखेगा? दाऊद ने अपनी परेशानी बताई थी। मंजर बदला, मुझे भी ले जाएं साथ, तुर्की ही घूम आता। शकूर की हसरत अपने अरूज पर थी। वो मोमिन का बैग पैक कर रहा था और मोमिन वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल कर इसे दे रहा था। तुमसे तो कहा था मैंने, मुस्तकिल चले जाओ दादा के पास, इन्हें भी सहूलत हो जाएगी, तुम्हारा भी शौक पूरा हो जाएगा। मोमिन ने एक शर्ट को हैंगर से उतार कर बेड के ऊपर रखते हुए कहा, मुस्तकिल जाने को तो नहीं कहा मैंने, आपके पास तो दिल लगा रहता है मेरा। दादाजी के पास कहाँ दिल लगेगा मेरा? वहाँ ना पार्टियाँ, ना लड़कियाँ, ना चुगलियाँ, इसने ठंडी आ बढ़कर कहा। फिर मोमिन को अपने आप को घूरते देखकर जल्दी से बोला, सामान पैक कर दिया, वज़न कर लूँ ज़रा? वो इनका बैग घसीट कर बाहर ले गया। मोमिन ने वार्डरोब बंद की ही थी कि इसका सेलफोन बजने लगा। वो एक जर्नलिस्ट थी। ओह हाय मोमिन, तुम मिल गए, वरना टीना तो कह रही थी तुम तुर्की के लिए निकल रहे हो, फ़िल्म की रेकी के लिए आज रात। कॉल रिसीव करते ही सदफ ने तेज़ी से कहा, हाँ बस 2 घंटे के बाद निकल जाऊंगा, बस फिर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी तुम्हारा, कमेंट्स दे दो अपने। इस जर्नलिस्ट ने जल्दी से कहा। किस चीज़ पर वो उलझा? नेहा ने जूफ़ी के साथ अपनी मंगनी अनाउंस की है, पिक्चर्स शेयर की हैं फेसबुक पर कुछ देर पहले, तो बस इसी के बारे में। बेस्ट ऑफ लक टू देम, दे डिज़र्व ईच अदर। एक लम्हे के तमुल के बगैर मोमिन ने कहा था, यही लिख दूं? जर्नलिस्ट ने कुरेदा। हाँ, तुम्हारे साथ भी तो कोई चक्कर था नेहा का, इसका क्या हुआ? जर्नलिस्ट फिर आके इस सवाल पर आगे जिसके लिए वो कॉल कर रही थी। वो बस चक्कर ही था और मैं अब चक्करों से एलर्जिक करता हूँ, इसने बेसख्ता कहा था। जर्नलिस्ट हंसी। ओके, हैव अ सेफ फ्लाइट। इसने फ़ोन बंद कर दिया। मोमिन चंद हमें बाद बंद फ़ोन को देखता रहा। वो अगर मोहब्बत थी तो इसे कुछ हुआ क्यों नहीं था? दुख ना होता, गुस्सा ही आता, लेकिन इस सर्द महरी की कैफियत को वो बूझ नहीं पाया था। कल्ब मोमिन को अपने दिल से खौफ आया था एक लम्हे के लिए। वो वाकई बड़ा जालिम था, किसी को निकालता था तो ठोकर मार कर ही निकालता था।
कब जा रही हो अमेरिका? अक्सर ने खाना खाते हुए उससे पूछा था। मोमिना 1 हफ्ता लाहौर में फ़िल्म की शूटिंग का पहला स्पेल करवाकर 1 दिन ही पहले वापस आई थी और अब दोनों इस रेस्टोरेंट में बैठी खाना खा रही थी। 6 तारीख को, मोमिना ने खाना खाते हुए कहा और साथ ही से याद दिलाया। बिल मैं दूंगी आज। अक्सर बेख्तियार मुस्कुराई। मेरे पास थे भी नहीं पैसे। तुम वैसे भी अब हॉलीवुड स्टार हो, तुम्हें ही देने चाहिए। उसने मोमिना को चिढ़ाया था। वो मुस्कुरा दी। चंद सीन्स ही हैं मेरे फ़िल्म में, वो किसी को याद भी नहीं रहने। हाँ, मगर फ़िल्म के मुआवजे से मेरा बहुत सारा कर्जा उतर जाएगा, इसने अक्सर से कहा था। अक्सर ने तबसरा नहीं किया। फैसल की कोई खबर? उसने यकदम पूछा। मोमिना हैरान रह गई। फैसल कहाँ से आ गया तुम्हें याद? बस आ गया याद, दोबारा नहीं आया। कोई फ़ोन, कोई बातचीत? आंटी ने बताया था इसकी मंगनी ख़त्म हो गई। मोमिना ने इसकी बात की चलती हुई ट्रेन को रोका। नहीं, दोबारा नहीं आया। कोई फ़ोन नहीं, कोई बात नहीं। एक मंगनी टूटी है, फिर हो जाएगी, अक्सर ने मायने खेज अंदाज में कहा। शायद तुम्हारे साथ। मोमिना ने इसे देखा, फिर मुस्कुराई। मुझे मौजों पर यकीन नहीं रहा और प्यार तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि मौजे सिर्फ प्यार में ही होते, उसने अक्सर को कहते सुना। जहांगीर की कब्र पर जाओगी आज? बल्कि जहांगीर की कब्र पर जाऊंगी आज। इतने दिन से मौका ही नहीं मिला, आगे भी मसरूफ़। उसने बात बदल दी थी, जैसे अक्सर को बताया था कि उसे इस मौजू पर बात नहीं करनी। मंजर एक बार फिर बदला। उसने सूंधी हवा में गहरी सांस लेते हुए जैसे इस हवा को अपने अंदर उतारने की कोशिश की। वहाँ कुछ देर पहले जैसे बारिश हुई थी, जब थम गई थी, लेकिन रास्ते की मिट्टी नम थी और इस पर पड़े पत्ते भी, और लकड़ी का वो कॉटेज भी जिसकी तरफ वो जा रहा था। इस खाली रास्ते पर अपना ट्रॉली बैग खींचते हुए दूसरे हाथ से अपने जैकेट बाजू पर डाले, वो जैसे अपने माजी को याद कर रहा था। वहाँ गुजारे हुए कई साल। वो इस बार वहाँ लंबे अरसे के बाद आया था। लकड़ी के इस कॉटेज के सामने जाकर वो रुका था, जो इस ढलवानी रास्ते के कोने में हमेशा की तरह खामोश और अकेला खड़ा था। बारिश के कतरे अब भी कॉटेज की छतों के कोनों से फिसलते नीचे लटक रहे थे या टपक रहे थे। अपना बैग उठाए वो बरामदे की लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ा था, जिसके कदमों के बोझ के नीचे चुरमुराई थी। बिल्कुल सामने लकड़ी के दरवाजे पर लोहे का वो कुंडा अब भी वैसा ही मौजूद था, जैसे जिसे बजाने पर दरवाज़ा खुलता था। लेकिन कल्ब मोमिन जानता था वो दरवाज़ा वैसे ही खुला हुआ था। अब्दुल अली को आदत नहीं थी दरवाज़ा बंद करने की। दरवाजे पर हाथ रखे वो दरवाजे को धकेलते धकेलते रुका, फिर दरवाज़ा धकेलते हुए अपने बैग लेकर अंदर गया। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसे शायद कई दहाइयों से था। खताती के शाहपारों से भरे हुए दरो दीवार, जगह जगह पड़े हुए छोटे बड़े ईज़ल। वो शायद वो कमरा था जहां अब्दुल अली अपने पास आने वाले नौजवान तलबा को खताती सिखाते थे। मुहक्किक स्टाइल ऑफ कैलीग्राफी। वहीं एक दीवार पर लगी बहुत सारी कैलीग्राफीज इसने पहचानी थी और वो इसके हाथ की बनी हुई थी। इसके बचपन की नापुख्ता खताती के नमूने और फिर नौजवानी की पुख्ता लकीरें। कल्ब मोमिन ने बेख्तियार इस दीवार से नजरें चुराईं। वो दीवार हमेशा इसी तरह उसे अपनी तरफ खींचती थी और वह इसी तरह अपने आप को इससे दूर करता था। कमरों से होता हुआ दबे कदमों वो घर के अकबी हिस्से में आ गया था। वहाँ लॉन में इसने अब्दुल अली को क्यारियों से जड़ी बूटियाँ निकालते देख लिया था। वो पंजों के बल बैठे काम कर रहे थे और वो बरामदा जहाँ मोमिन खड़ा था, इस तरफ इनकी पुश्त थी। मोमिन इसी बेआवाज़ तरीके से चलता हुआ इनके अकब में आया और इससे पहले कि वो कुछ कहते, इसने अब्दुल अली को कहते सुना, सोचा तुम्हारे आने से पहले यह काम भी निपटा लूँगा, वरना तुम कहोगे मुझे तुम्हारे लिए वक्त नहीं मिलता। वो कहते हुए खड़े होकर पलटे थे और मोमिन हंस पड़ा था। अब्दुल अली की चमकती हुई आंखों में देखते हुए उसने कहा, आपको हर बार मेरे आने का कैसे पता चल जाता है? उसने गले मिलते हुए इनसे पूछा। तुम्हारी खुशबू से। उसे लगता, बल्कि उसे लगाते, उसे चूमते हुए उन्होंने कहा था, गले लगाते। ये परफ्यूम की खुशबू है दादा, उसने हंसते हुए कहा। तुम्हारे वजूद की भी है। खैरियत से पहुंच गए? अब्दुल अली कहते हुए उससे अलग हुए थे। हाँ, बस पहुंच गया। टीम तो कल इस्तांबुल पहुंचेगी। मैंने सोचा मैं एक दिन आपके साथ गुजारा हूँ, बहुत अरसा हो गया यहाँ आए। मोमिन ने इनके साथ चलते हुए कहा। वो अब अंदर बरामदे की तरफ जा रहे थे। सामान रख लो, फिर खाना खाते हैं, भूख लगी होगी तुम्हें, उन्होंने कमरे की तरफ जाते हुए कहा। आपको इंतज़ार था मेरा? मोमिन कुरेदे बगैर नहीं रह सका। वो तो हमेशा ही रहता है। वो मुस्कुराए और अंदर चले गए। वो इनके पीछे गया। वो इसका कमरा था, अब भी वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गया था। एक दीवार पर इसके बाप की एक बहुत बड़ी तस्वीर, जिसमें वो वजद के आलम में विलिंग दरवेश
के सफ़ेद लिबास में रक्स के अंदाज में बाजू फैलाए हुए थे। कमरे की दीवारों पर इसकी और ताहा की और भी तस्वीरें लगी हुई थी, छोटे बड़े पुराने फ्रेम्स में। बिल्कुल तुम्हारा चेहरा है, अब्दुल अली ने कमरे में दाखिल होकर ताहा की तस्वीर देखते हुए कहा था। एक हल्की बड़बड़ाहट में फिर पलट कर मोमिन से तायद चाहिए। हाँ है। वो हैरान हुई और उन्होंने फिर कहा, है ना? वो इनकी बात का जवाब देने की बजाय दीवार पर इस तस्वीर के बराबर खड़ा हो गया और उसने कहा, आप बताएं। अब्दुल अली आगे बढ़े और इसका चेहरा अपनी नरम उंगलियों से टटोलते हुए बड़बड़ाने लगे। हाँ, सब कुछ वैसा ही है। सब कुछ क्या? मोमिन ने कुरेदा। आंखें, नाक, होंठ और जिद। वो इनकी बात पर बेख्तियार हंसा। अच्छा, इनमें भी जिद थी? इसने दिलचस्पी से पूछा था। अब्दुल अली ने मुस्कुराते हुए ज़मीन पर पड़ा इसका बैग उठाया और इसे बाथरूम के दरवाजे के पास पड़ी एक मेज़ पर रखते हुए बोले, मुझ में भी थी जिद। आप में? मैं नहीं मानता दादा, मोमिन ने बेख्तियार कहा। वो अब कमरे के बीचों बीच खड़ा इन्हें देख रहा था। अब्दुल अली ने उसे देखा। उन्हें इस पर ताहा का शिबा हुआ। उन्होंने नजरें चुराई। तुम्हारा बाप भी बड़े सवाल किया करता था मुझसे। पता नहीं क्या याद आया था अब्दुल अली को। अच्छा, क्या पूछते थे? मोमिन ने दिलचस्पी से पूछा। वही सवाल करता था जो तुम्हारे थे। अब्दुल अली ने मुस्कुरा कर इससे कहा था। आप इन्हें डांस से मना करते होंगे, ये नहीं चाहते होंगे कि वर्लिंग दरवेश बने और वो ज़िद करते होंगे। मोमिन ने खुद ही अंदाज़ा लगाया। नहीं, इस रक़्स से तो मना किया ही नहीं था मैंने उसे। वो कैलीग्राफी करता था, हाथ से रंग भरता था, कैनूस पर भी तो अल्लाह का नाम लिखता था। उससे क्या रोकता मैं? क्यों रोकता मैं? रोका तो बस किसी और चीज़ से था मैंने। इनकी आंखों और आवाज़ में उदासी चलकी थी। किस चीज़ से? मोमिन सवाल के बगैर नहीं रह सका। तुम माफ़ नहीं करोगे मुझे मोमिन, न सवाल करो ये। इसने जैसे अब्दुल अली को कोई खुंड आई रिपीट, उसने जैसे अब्दुल अली को कोई बल्कि अब्दुल अली का कोई खुरेंड उखेरा था या खरींड उखेरा था। वहाँ रात को कैलीग्राफी करते करते झूमने लगता, फिर वहाँ नाचता रहता, मौलाना रूमी के मिसरे पर पढ़ता, कभी अल्लाह के नामों की तस्बीह शुरू कर देता। मैं पूछता तुम्हें क्या हो रहा है? कहता था पता नहीं क्या हो रहा है, कोई मुझे बुला रहा है, कोई है जिसे मैं बयान नहीं कर पाता, लेकिन इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा वजूद झूमने लगता है। वो जैसे मोमिन से बात करते हुए इस कमरे में ताहा को नाचते देख रहे थे, फर्श पर चक्कर काटते इसके पैर यहाँ से वहाँ जाते हुए। मोमिन की समझ में नहीं आया वो क्या कह रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। इंसान की मोहब्बत नचवा सकती है दादा, अल्लाह की मोहब्बत कैसे नचवा सकती है, ये समझ में नहीं आता, उसने कहा था। और अब्दुल अली हंसे थे, फिर हंसते ही चले गए थे, यहाँ तक कि इनकी आंखों में नमी चमकने लगी थी। फिर तुम इंतज़ार करो कल्बे मोमिन, ये राज भी तुम पर खुलेगा, उन्होंने बड़े अजीब से अंदाज में इससे कहा था। वो इनका चेहरा देखता रहा, फिर इसने मध्यम आवाज़ में कहा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया दादा। किस सवाल का? अब्दुल अली ने पूछा। आपने इन्हें किस काम से रोका था? एक लंबी खामोशी आई थी। कल्बे मोमिन और अब्दुल अली एक दूसरे की आंखों में देखते रहे थे। फिर कल्बे मोमिन ने अब्दुल अली को बड़बड़ाते सुना, हुस्न जहाँ से शादी से। इस बार कल्बे मोमिन के पास कोई सवाल बाकी नहीं बचा था। मंजर एक बार फिर बदला। फैसल आया है अम्मी के साथ अपनी। सुरैया की आवाज़ में ऐसी खुशी इसने जहांगीर के बाद पहली बार सुनी थी। वो इस वक्त फ़ोन पर अपने एजेंट से अपने टिकट की बुकिंग की तफसीलात सुनते हुए कमरे में टहल रही थी, जब सुरैया लपकती छपकती कमरे में आई और इसे यह खबर सुनाकर और कहकर चली गई, जल्दी से कपड़े बदल कर आ जाना, तुम्हारे अब्बा भी हैं, मुझे लगता है खुशखबरी लेकर आए हैं, मिठाई लाए हैं। मोमिना को ना इनकी बात ठीक से समझ आई थी, ना ही दूसरी तरफ एजेंट की बात। आप मुझे कुछ देर में कॉल करें। मोमिना ने एजेंट से माजरत करते हुए कॉल बंद की थी और फिर फ़ोन बंद करके इसने जैसे याद करने की कोशिश की कि सुरैया क्या कहकर गई है। बड़ा अफसोस हुआ मुझे भी जहांगीर का सुनकर। अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमाए और आप सबको सब्र अता फरमाए। ये मौका तो नहीं था कि मैं ऐसी बात करूं, लेकिन फैसल की बड़ी ख्वाहिश थी कि हम आपसे मोमिना के लिए बात करते। दरवाजे में दाखिल होने से पहले मोमिना ने फैसल की अम्मी की आवाज़ सुन ली थी और वो अजीब बेयकीनी की कैफियत में वहाँ ठुठकी थी। हमारी बड़ी खुशकिस्मती होगी अगर हमें फैसल जैसा बेटा मिल जाए, यूँ लगेगा जैसे जहांगीर की कमी पूरी हो जाएगी। खुशी से खनकती ये आवाज़ सुल्तान की थी। मोमिना अजीब सी कैफियत में अंदर आई थी। अंदर कमरे में फैसल की वालदा पसीने में शराबूर बैठी थी और सुरैया इन्हें पंखा झलने में मसरूफ़ थी।
क्योंकि लाइट गई हुई थी। फैसल की सफ़ेद ड्रेस शर्ट भी इस वक्त पसीने से नुचड़ी इसके जिस्म से चिपकी हुई थी। ये ले, मोमिना भी आ गई। सुरैया ने उसे देखते ही चहकते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम। उसने गड़बड़ा कर उसे देखते ही सलाम किया। फैसल की अम्मी उठकर इससे मिली, इसको गले लगाया, गाल पर प्यार किया। फैसल ने मुझे आपके आने का बताया ही नहीं। मोमिना ने इनके पास बैठते हुए मुस्कुरा कर कहा, अच्छा क्यों फैसल? फैसल की वालिदा को इसकी बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन उन्होंने यही जाहिर किया था कि इन्हें यकीन आ गया था। बस मैंने सरप्राइज़ देना था तुम्हें। फैसल ने चमकती आंखों के साथ मुस्कुरा कर देखा। मैं बोतलें लेकर आता हूँ। इतनी देर कर दी झूमर ने। सुल्तान को एकदम ख्याल आया था मेहमान अभी तक पानी के बगैर बैठे थे। कोल्ड ड्रिंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें मना कर दें। फैसल की अम्मी ने जाते हुए सुल्तान को देखकर सुरैया से कहा और सास अपने दुपट्टे के पल्लू से खुद को हवा देने लगी थी। नहीं नहीं, लाने देने, इतनी गर्मी में आए बैठे हैं आप लोग। बस ये बेड़ा गर्क हो कि इलेक्ट्रिक वालों का वक्त बेवक्त बिजली गायब कर देते हैं। सुरैया ने सुल्तान को नहीं रोका था। आदत ही नहीं रही है अब एयर कंडीशंस के बगैर कहीं बैठने की। फैसल की अम्मी ने अंदाज में नखवत नहीं थी। वो कुछ जिता भी नहीं रही थी और मोमिना को कोई तहीन भी महसूस नहीं हुई थी। वो इनके कमरे में अपनी मर्जी से आए थे या इनके घर भी वो अपनी मर्जी से ही आए थे। मोमिना सुल्तान को कोई तलब नहीं थी और ना ही तोका कि वो जैसे अजीब सुकून में थी। ज़िंदगी में ऐसी कनात कभी कभी अता होती है। तुम क्या कर रही हो आजकल? उन्होंने अचानक मोमिना से पूछना चाहा, बल्कि उन्हें याद आया कि मोमिना सामने मौजूद है तो उन्होंने मोमिना से सवाल किया। मोमिना ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर इससे पहले सुरैया बोल उठी। आजकल तो कुछ भी नहीं, फ़िल्म की ऑफ़र थी मगर छोड़ दी इसने। सुरैया जैसे किसी मुजरिम की सफाइयाँ दे रही थी। मोमिना ने हैरान होकर माँ को देखा था। फिल्में तो होती ही वाहियात हैं यहाँ। अच्छा किया छोड़ दिया, इनमें काम करके क्या करना? फैसल की अम्मी ने बेख्तियार कहा। हॉलीवुड की फ़िल्म थी। सुरैया छुपाते छुपाते भी बेटी की अचीवमेंट जता गई। फिर तो और वाहियात होगी। फैसल की वालिदा के जवाब में सब पर जैसे खामोशी तारी हो गई थी। मम्मी ये देखें, ये खताती मोमिना की है। फैसल ने दीवार पर लगी एक खताती देखकर माँ को इसकी तरफ मुतवज्जा किया था। अच्छा ये भी कर लेती है? इसकी माँ को जैसे पहली अच्छी नज़र आई रिपीट इसकी माँ को जैसे पहली अच्छी चीज़ नज़र आई और मोमिना सुल्तान की फ़ाइन आर्ट्स की प्रोफाइल में। जब छोटी थी ना तो अपने अब्बा का मेकअप बॉक्स खोलकर लिपस्टिक निकालकर घर की सारी दीवारों पर यही बनाती रहती थी। इसे बड़ा शौक था आर्टिस्ट बनने का। सुरैया ने फ़ख्री अंदाज में मोमिना सुल्तान की एक और ख़ुसूसियत गिनवाई। फैसल की वालिदा इसी तरह दुपट्टे के पल्लू से अपने आप को हवा देती रहीं। कराची की गर्मी ने इनके सारे सवालों जवाब भुला कर रख दिए थे। बाहर गली में दरवाजे पर खड़े सुल्तान ने बड़ी हवकी से झूमर से वो प्लास्टिक का शॉपर पकड़ा था जिसमें वो 4 कोल्ड ड्रिंक्स डाले। शॉपर हिलाता तेज़ी से आया था। कब से भेजा हुआ है तुझे झूमर, और तू घंटा लगा कर आई है? सुल्तान कहे बगैर नहीं रह सकता। घंटा कहाँ, 45 मिनट हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। झूमर को इस दरोग गोई पर गुस्सा आया। वो क्रीम करियाने वाला तो दे ही नहीं रहा था क्योंकि तेरा लंबा उधार है वहाँ। जब मैंने मोमिना बाजी के रिश्ते का बताया तो दे दी इसने बोतलें, मगर गर्म आग। फ्रीज़र ख़राब था इसका। मैं आगे बर्फ़ पकड़ने चली गई कि तूने अगला काम ये बताना था और तो मेरा घंटा गिन रहा है। झूमर ने कलाई में चढ़ाया बर्फ़ वाला दूसरा शबर भी सुल्तान को थमाया था। चल बड़ी मेहरबानी तेरी, सुल्तान ने शॉपर पकड़ते तेज़ी से अंदर जाते हुए कहा। फंक्शन मैंने ही करना है मोमिना बाजी का, अभी से बता रही हूँ, और वलीमे पर भी जाऊँगी लड़के वालों के घर तुम्हारे साथ। झूमर ने जाते जाते बालों और दुपट्टे को छटक कर आवाज़ दी थी। हाँ हाँ, तुझे कैसे पीछे छोड़कर जाएंगे, सुल्तान ने हंसते हुए कहा था। और सुल्तान और झूमर के दरमियान होने वाली ये सारी गुफ्तगू अंदर बैठे कमरे में फैसल की माँ ने पंखा चलाते हुए अपने पसीना खुश्क करने की कोशिश के दौरान सुनी थी। मैं बस ज़रा रस्म करना चाह रही थी, अगली बार अंगूठी लाएंगे तो साथ ही तय कर लेंगे शादी की तारीख। उन्होंने पर्स खोलकर इसके अंदर कुछ ढूंढना चाहा, बल्कि ढूंढना शुरू किया। वो बाज़ार के बर्फ़ के साथ इस कोल्ड ड्रिंक को पीने का रिस्क नहीं ले सकती थी जो शायद वहाँ जेली ही होती।
बेटे की शादी वहाँ तय करके जितना बड़ा रिस्क इन्होंने लेना था ले लिया था और अब दूसरा रिस्क लेने पर वो तैयार नहीं थी। सुल्तान तब तक ट्रे में बोतलें और गिलासों में बर्फ़ डाले लंगड़ाता हुआ अंदर आया था। ट्रे इसके हाथ से फैसल ने पकड़कर मेज़ पर रखी थी। इससे पहले कि सुल्तान या सुरैया फैसल और इसकी माँ को बोतलें ऑफर करते, फैसल की अम्मी ने 5-5 हज़ार के 2 नोट मोमिना की हथेली पर रखते हुए इसकी हथेली बंद की थी। ये लो बेटा, बहुत मुबारक हो, इकलौता बेटा है मेरा फैसल, इसे इनकार नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं ही झुक गई। अब अल्लाह करे सब अच्छा रहे। उन्होंने मोमिना के माथे पर प्यार किया और साथ ही अपने रंज और अफसोस का इजहार भी किया था। आपको मुबारक हो बहुत बहुत, सब अच्छा ही रहेगा इंशाल्लाह। अपनी आंखों में आई नमी दुपट्टे से रगड़ते हुए सुरैया ने कहा। वो ज़रूरतमंद थे, ज़रूरतमंद लफ्ज़ और लहजे नहीं पकड़ते। अरे मुंह तो मीठा करवाओ, मैं सबका ज़रा बाहर से मिठाई लाकर, मैं भी कैसी बेवकूफ़ आराम से बैठी हूँ। सुरैया एकदम उठकर बाहर गई थी और मोमिना हुनको अंदाज में वो 10,000 हाथ में पकड़े बैठी थी। जारी है। नावल का अगले हिस्सा सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।